हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात की थी। हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स मिलके कंज्यूमर बिहेवियर को क्रिएट करते हैं और किन फैक्टर से वो अफेक्ट होता है। आज हम उसी डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट क्या पड़ता है कंज्यूमर बिहेवियर का ऑन एडवर्टाइजिंग। देखो, हमने कल बात की थी कि कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही एक एडवर्टाइज़र अपनी एडवर्टाइजिंग को बनाता है, यानी जो भी उसे अपील देनी होती है, जो भी मैसेज एडवर्टाइजिंग में देना होता है, किस टाइम वो मैसेज उसे देना है, वो डिसाइड करता है कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। जिस टाइम कंज्यूमर फ्री होगा उस टाइम ऐड दिखाएगा, जिस टाइप की चीज़ों को वो पसंद करता होगा उसी चीज़ों को दिखाएगा। यानी अगर वो प्राइस कॉन्शियस होगा तो प्राइस कम हाईलाइट करेगा, क्वालिटी कॉन्शियस होगा तो वो चीज़ दिखाएगा, फैशनेबल चीज़ें खरीदना चाहता होगा तो स्टाइल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आपका एडवर्टाइज़र ऐसा नहीं है कि उसे ऐड देनी है तो अपनी मर्जी से कुछ भी बोलता चला जाता है। वो हमेशा क्या देखता है, पहले कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करता है और जो चीज़ प्रोडक्ट में कंज्यूमर चाहता है जानबूझकर उसी चीज़ को एडवर्टाइजिंग में हाईलाइट करता है, ताकि उस ऐड को देख के कंज्यूमर को एकदम से लगे कि हाँ, ये प्रोडक्ट यूज़ करने से जो उसकी नीड है वो सेटिस्फाई होगी और वो क्या करे, परचेज करे। तो वही चीज़ है कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे इफेक्ट डालेगा आपकी एडवर्टाइजिंग पे। कल हमने बात की थी कि कंज्यूमर के जो बिहेवियर होता है उसमें 5 चीज़ें एलिमेंट इंक्लूड होते हैं: हु, व्हेन, हाउ, वेयर एंड वाई। ये सारी चीज़ मिलके कंज्यूमर के बिहेवियर को बनाती हैं और यही डिस्कस करते हुए हमने इनके इम्पैक्ट की बात भी की थी और वही चीज़ है इस टॉपिक के अंदर, यही चीज़ हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हु बाय, कि कौन बाय करने आता है, इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं एजुकेशन की। कल भी हमने बात की थी कि अगर आपका जो कंज्यूमर है वो क्या है, एजुकेट, आपको लगता है कि जो बाय करने के लिए आएगा वो पर्सन क्या है, लिटरेट है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंट मीडिया को यूज़ कर सकते हो, उसके साथ टेक्निकल मैसेज का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका एडवर्टाइज़र को लगता है कि जो परचेज़ करने आता है, जब उसने इस कंज्यूमर बिहेवियर को सर्च किया और उसे अगर उसे लगा कि हमेशा जो परचेज़ करना आता है वो मोस्टली इलिटरेट पर्सन होता है, तो वो क्या करेगा, ऐसे में टीवी मीडिया को यूज़ करेगा, प्रिंट मीडिया को यूज़ नहीं करेगा और जो लैंग्वेज यूज़ करेगा वो सिंपल करेगा। उसके बाद है एज, कि जो आपका एडवर्टाइज़र है उसे एज भी कंसीडर करनी पड़ेगी कंज्यूमर की, कि परचेज़ करने कौन आता है। अगर भाई बच्चे आते हैं, यानी नॉर्मली बच्चे परचेज़ करते हैं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो ऐड देनी पड़ेगी वो टीवी में देनी पड़ेगी, उसे सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, उसे क्या करना पड़ेगा, कार्टून चैनल्स पे ऐड देनी चाहिए और वो भी उस टाइम देनी चाहिए जिस टाइम बच्चे फ्री होते हैं। अगर एज पर्सन के लिए दे रहा है तो उसे रेशनल अपील यूज़ करनी पड़ेगी, यूथ के लिए दे रहा है तो फैशन स्टाइल को हाईलाइट करना पड़ेगा। देखो, वाई बाय हु बाय में हमने 3 चीज़ें बात की थी, हम 3 चीज़ बात करते हैं कि परचेज़ कौन करेगा, यूज़ कौन करेगा और डिसीजन कौन लेगा। तो मैं यहाँ पर तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि जो एज है उनमें से तीनों की एज क्या है, यानी खरीदने आने वाला कौन है और यूज़ कौन करने वाला है, उनकी एज के अकॉर्डिंग भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एडवर्टाइजमेंट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद है सेक्स, कि जो आपका बाय करने आता है उसकी वो मेल है या फीमेल है। अगर वो मेल होगा तो ज़्यादातर रेशनल अपील से क्या होगा, इंप्रेस होगा, और अगर फीमेल होगी तो स्टाइल, बार्गेनिंग, अगर उसे लगता है कि अब प्राइस कम कर देगा बायर तो उस चीज़ से वो क्या होती है, ज़्यादा अफेक्ट होती है, वो ज़्यादा स्टाइल पे फोकस करती है। उसके बाद है इनकम, यानी जो लेने आया है उसकी इनकम क्या है। अगर जो पर्सन जो बाय करने आया है वो हाई इनकम ग्रुप से है तो वो क्या देखेगा, हाई स्टेटस को देखेगा, यानी आपको ऐड में क्या दिखाना चाहिए, स्टेटस दिखाना चाहिए। और अगर आपका पर्सन जो बाय करने आता है लो इनकम ग्रुप है तो आपको प्राइस हाईलाइट करना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम है। ऑक्यूपेशन, यानी जो पर्सन बाय करने आता है अगर वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, जैसे डॉक्टर वगैरह है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए जो प्रोडक्ट है वो डॉक्टर्स की मैगजीन में दिखाना चाहिए। नॉर्मल प्रोडक्ट है तो आपको नॉर्मल टीवी किसी भी मीडिया में यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी प्रोफेशनल के लिए, मान लो लॉयर के लिए करते हो, तो जो उनकी मैगजीन है उसमें आपको अपनी ऐड दिखानी चाहिए। रिलीजन का भी ऐड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, क्योंकि हमें पता है हर रिलीजन की अपनी कुछ नॉर्म्स होते हैं, लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग होती है, कुछ रिलीजन एक चीज़ को पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि किस रिलीजन के लिए है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एडवर्टाइजिंग मोल्ड करनी पड़ेगी। फिर है आपका लाइफस्टाइल, कि आपको प्रोडक्ट जो जो यूज़ करने वाले हैं उनका जीने का तरीका देखना पड़ेगा, कि वो कंफर्ट प्रेफर करते हैं, क्या स्टेटस प्रेफर करते हैं, या किस चीज़ को वो इंपॉर्टेंस देते हैं, और अपनी ऐड में आपको वही हाईलाइट करना पड़ेगा। तभी आप क्या कर पाओगे, कंज्यूमर को कन्विंस कर पाओगे। देखो, हम यहाँ पर सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि किन चीज़ों को आपको एडवर्टाइजिंग में हाईलाइट करना है जिससे आपका कंज्यूमर क्या हो, कन्विंस हो। यानी कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हुए एडवर्टाइजिंग बनानी है। ये सारे आंसर थे हमारे हु बाय के, यानी को जो बाय करने आता है उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्हेन ही बाय, कि जब वो बाय करने, कब वो बाय करने आता है उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो,
जो जब वो बाय करने आता है, उसमें हमने कल बात की थी कि ये रिलेटेड होता है टाइमिंग से, यानी किस टाइम प्रोडक्ट खरीदा जाता है। तब मैंने आपको बताया था कि क्या अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो सीजनल प्रोडक्ट है तो आपको क्या करना चाहिए, जब सीज़न है उस टाइम ज़्यादा ऐड दिखानी चाहिए और जिस टाइम सीज़न नहीं है उस टाइम आप कम ऐड दिखा सकते हो। जैसे अगर आप क्रैकर्स की ऐड दिखा रहे हो तो हर टाइम दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, दिवाली पे खरीदे जाएंगे तो आप उस टाइम दिखाओ। एसी कूलर है आई गर्मी विंटर में कोई नहीं खरीदेगा, समर में खरीदे जाते हैं तो आप समर में ऐड दिखाओ। तो इसलिए आपकी एडवर्टाइजमेंट की शेड्यूलिंग पे, टाइमिंग पे इफेक्ट पड़ता है आपके व्हेन बाय का। देन है आपका हाउ कंज्यूमर बाय। हाउ कंज्यूमर बाय में हमने बात की थी कि कस्टमर किस टाइप का प्रेफर करता है, कैश में खरीदना पसंद करता है, क्रेडिट में खरीदना पसंद करता है, पैक्ड फूड पसंद करता है या अनपैक्ड करता है। तो अगर आपका कंज्यूमर कैश में खरीदना पसंद करता है तो आप क्या करो, अपनी एडवर्टाइजमेंट में कैश डिस्काउंट को हाईलाइट करो। अगर वो क्रेडिट में खरीदना पसंद करता है तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम को दिखाओ कि आपका इंस्टॉलमेंट सिस्टम में इंटरेस्ट कम देना पड़ता है या कुछ इस टाइप का दिखाओ। अगर वो पैक्ड फूड पसंद करते हैं तो आप पैकिंग दिखाओ। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि कैसा कस्टमर बाय करता है, उसको भी आपको हाईलाइट करना, उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपने एडवर्टाइजमेंट को मोल्ड करना पड़ेगा। देन हमने बात की थी वेहर की कि कस्टमर कहाँ से बाय करता है, इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है। जब हमने कस्टमर के वेहर की बात की थी तो हमने क्या डिस्कस किया था, जंगे, कि वो कहाँ से खरीदता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जितने भी कंज्यूमर हैं वो सारे एक ही लगभग लिमिटेड एरिया में हैं तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे में आउटडोर मीडिया को भी यूज़ कर सकते हो, यानी न्यून बोर्ड, साइन बोर्ड्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके कंज्यूमर बिखरे हुए हैं तो आपको कोई इंटरनेट मीडिया या फिर टेलीविजन मीडिया यूज़ करना चाहिए, यानी वेहर का इफेक्ट भी किस पे पड़ा, आपकी एडवर्टाइजिंग पे। और लास्ट में हमने बात की थी वाई डू कंज्यूमर बाय, कि कंज्यूमर खरीदता क्यों है, यानी वो प्रेस्टीज के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, किस चीज़ के लिए खरीद रहा है, क्या चीज़, किस वांट की वो सेटिस्फेक्शन चाहता है उस प्रोडक्ट को खरीदते हुए। देन आपको क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ जिस जिस रीज़न की वजह से आपका कंज्यूमर बाय कर रहा था, आपको वही चीज़ जो है, जो प्रेस्टीज, जो स्टेटस, जो ड्यूरेबिलिटी उसे चाहिए थी, उसी चीज़ को, जिस चीज़ के लिए वो खरीद रहा था, वही आपको एडवर्टाइजिंग में हाईलाइट करनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों का फ़र्क भी पड़ता है आपके एडवर्टाइजिंग पे। जैसे रेफरेंस ग्रुप की हमने बात की थी, तो ओपिनियन लीडर की हम बात कर लेते हैं। रेफरेंस ग्रुप में आ जाते हैं आपके ओपिनियन लीडर, यानी किन के ओपिनियन का दूसरों पे इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रेफरेंस ग्रुप है, यानी अगर आप उन्हें कन्विंस कर लोगे तो बाकी भी आपके कन्विंस हो जाएंगे, तो आप उनको कन्विंस करो, जो उन्हें पसंद है वो ऐड में दिखाओ। इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा हैवी यूज़र्स कौन है आपके प्रोडक्ट्स के, यानी अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के कस्टमर जो हैं आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं तो आप क्या करो, उनकी कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ उन्हें ऐड में चाहिए वो आप ऐड को दिखाओ, ताकि आपकी जो है सेल्स इंक्रीज़ हो। ठीक है, देन है एडवर्टाइजिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है कंज्यूमर बिहेवियर पे। ये तो था कि कंज्यूमर बिहेवियर की अकॉर्डिंग एडवर्टाइजर अपने एड में क्या चेंज लाता है। अब एडवर्टाइजिंग की वजह से कंज्यूमर के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, कि एडवर्टाइजिंग की देखो, जो हमने एडवर्टाइजिंग की इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी वही यहाँ पर कंसीडर होगी। यानी आपकी जो ऐड है उससे क्या होती है, डिमांड राइज होती है। अगर कस्टमर जो है डिससेटिस्फाई होता है, डिसोनेंस होता है उसके प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसके माइंड में, तो वो दूर हो जाता है। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कॉम्पिटिटर की ऐड को न्यूट्रलाइज करने में मदद मिलती है, ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट होती है। तो वो सारी मेरिट्स जो हमने एडवर्टाइजिंग की पढ़ी थी वो सारी की सारी कहाँ होंगी, यहाँ इंक्लूड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन एडवर्टाइजिंग, यानी फ़ायदे क्या क्या होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने से एडवर्टाइजिंग में। सबसे पहला है मैसेज का कंटेंट डिसाइड करने में हेल्प मिलती है, यानी आपको देखो मैसेज का कंटेंट क्या है, यानी क्या इन्फॉर्मेशन आप कस्टमर को दोगे। और मैंने अभी आपको बताया कि आप इन्फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग देते हो, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। तो जब आपने कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर लिया तो आपको पता चल गया कि किस टाइप की अपील से वो अफेक्ट होगा, कौन सी क्लास से वो रिलेटेड है, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें उसे देनी चाहिए, प्राइस की देनी चाहिए, लग्जरियस क्वालिटी की देनी चाहिए, किस चीज़ की देनी चाहिए, सब कुछ का पता चल गया। तो आपका मैसेज का कंटेंट डिसाइड कर सकते हो आप इजीली कंज्यूमर के बिहेवियर के बेसिस पे। हेल्प इन सिलेक्टिंग मैसेज सोर्स पर्सन, जब आपने कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप की पर्सनैलिटी है, वो किस चीज़ों से अफेक्ट होती है, यानी किस टाइप का मॉडल आपको यूज़ करना चाहिए अपनी ऐड में। वो टेलीविज़न यानी आपके जो मूवीज़ के कैरेक्टर्स हैं उनसे इफेक्ट होता है, या फिर क्या है प्रोफेशनल से इफेक्ट होता है, यानी डॉक्टर्स वगैरह से इफेक्ट होता है। तो वो चीज़ देखते हुए कि आपको ऐड में डेंटिस्ट यूज़ करना है या कोई सेलिब्रिटी यूज़ करना है, आप उस अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हो। हेल्प इन सिलेक्टिंग मीडिया एंड मीडिया मिक्स, मीडिया का मतलब हमें बात की है, यानी जिसमें आप ऐड दिखाओगे। और मीडिया मिक्स, जब हम बहुत सारे मीडिया को यूज़ करते हैं अपनी ऐड में तो हम उसे मीडिया मिक्स कहते हैं। तो आपको कौन सा मीडिया सिलेक्ट करना चाहिए, उसमें भी आपकी
कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प करता है। जैसे हमने बात की, अगर बच्चों के लिए दिखा रहे हो तो आप क्या करोगे, टेलीविज़न को यूज़ करोगे। अगर आप प्रोफेशनल्स के लिए दिखा रहे हो तो उनकी मैगजीन में दिखा सकते हो। इलिटरेट के लिए दिखा रहे हो तो आपको ब्रॉडकास्ट मीडिया यूज़ करना पड़ेगा। लिटरेट के लिए आप कोई भी मीडिया यूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ भी क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने से ही आपको पता चली। हेल्प इन डिसाइडिंग मीडिया शेड्यूलिंग, आपको मीडिया को की टाइमिंग डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किड्स के लिए अगर आप ऐड दे रहे हो तो आपको उस टाइम देनी पड़ेगी जिस टाइम वो स्कूल में भी नहीं होते, ट्यूशन पे भी नहीं होते और बाहर खेलने भी नहीं गए होते। तो आपको वो चीज़ कंसीडर करते हुए उनके कार्टून चैनल पे दिखानी चाहिए। यानी मीडिया शेड्यूलिंग में किसने हेल्प की, आपके कंज्यूमर के बिहेवियर ने। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बाइंग मोटिव, कंज्यूमर के बाइंग मोटिव यानी वो खरीदता क्यों है, यानी वो उसे क्या चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, प्राइस कम चाहिए, कंफर्ट चाहिए, वो भी आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है आपके कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने से, जिससे आप एडवर्टाइजिंग में वही चीज़ हाईलाइट कर पाते हो। एंड ओवरऑल आपके एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है आपका कंज्यूमर का बिहेवियर। देखो, मैं ये सब आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बता रही, क्योंकि आई थिंक मैं ये सब चीज़ें आपको बहुत बार बता चुकी हूँ एंड सेम चीज़ रिपीट करूँगी तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाइंग प्रोसेस, यानी जब एक कंज्यूमर बाय करने जाता है तो क्या प्रोसेस वो फॉलो करता है। वैसे तो देखो, बाइंग प्रोसेस हर कंज्यूमर के लिए अलग अलग होती है। अगर हम बात करें कंज्यूमर डेली यूज़ के प्रोडक्ट की, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, तो उनमें जो है बहुत ज़्यादा सोचा नहीं जाता, सिर्फ नीड अराइज होती है और साथ में ही परचेज कर लिया जाता है। लेकिन जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी अगर आप एसी, फ्रिज, कार ये खरीदोगे तो आप इसमें एक जल्दी से नहीं खरीदते, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो परचेज करने का। तो हर प्रोडक्ट के लिए, हर कस्टमर के लिए ये स्टेज अलग अलग होती हैं। स्टिल हम एक प्रोसेस, नॉर्मली प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि एक बाय करते हुए कंज्यूमर किस प्रोसेस को फॉलो करता है। सबसे पहले है नीड अराउजल, यानी सबसे पहले तो कंज्यूमर के माइंड में नीड अराइज होती है कि उसे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। यानी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फील करता है कि उसे क्या है, ये उसके पास होना चाहिए था। जो ये नीड है वो इंटरनल स्टिमुलस से भी अराइज हो सकती है और एक्सटर्नल से भी, यानी उसे अंदर से, मान लो उसे भूख लगी है तो उसको खाना चाहिए, तो वो खाना खरीदना तो उसके अंदर से आई। और अगर मान लो उसे किसी और का मोबाइल फ़ोन देख के, कार देख के कि मुझे भी यही वाली कार चाहिए, तो हुई वो एक्सटर्नल स्टिमुलस से। यानी इंटरनल स्टिमुलस से भी हो सकती है नीड अराइज और एक्सटर्नल से भी, बट हमारी क्या होगी, सबसे पहले नीड अराइज होगी, देन सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जब आपकी नीड अराइज हो चुकी है कि आपको वो चीज़ चाहिए, तो आप इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे कि वो कहाँ से मिलेगी, कितने में मिलेगी, कैसी प्रोडक्ट, कैसा है, कौन कौन सी ब्रांड इसमें अवेलेबल है। यानी आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करोगे। आपको जितनी ज़्यादा अर्जेंसी होगी नीड की, उतनी ज़्यादा जल्दी आप इन्फॉर्मेशन को सर्च करोगे। बट क्या है, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अर्जेंसी नहीं है तो आप आराम से करोगे, बट होगा क्या, करोगे आप पहले इन्फॉर्मेशन को ही सर्च ही। जब आप इन्फॉर्मेशन को सर्च कर चुके हो, यानी पता लगा चुके हो कि कहाँ कहाँ से मिलता है, इसके लिए यानी आप अपने फ्रेंड से भी बात कर चुके हो, फैमिली मेम्बर से भी बात कर चुके हो, जिन जिन से आपको ओपिनियन लेना था सबसे कर चुके हो। उसके बाद अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करोगे, यानी आप देखोगे कि अब कौन सी, जितनी ब्रांड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चली, इनमें से कौन सी ब्रांड अच्छी है, जो क्वालिटी आपको चाहिए, यानी जो चीज़ आप चाहते हो प्रोडक्ट में, आफ्टर सेल सर्विस, इकोनॉमी, ड्यूरेबिलिटी, डिज़ाइन, वो किसका है, जो कलर आपको पसंद है वो कौन सी ब्रांड का है, यानी सारी चीज़ों को इवेल्युएट करोगे। देन आप परचेज डिसीजन लोगे। सारी चीज़ें आप इवेल्युएट कर चुके हो तो आप फाइनली डिसीजन लोगे कि आपको कौन सी ब्रांड को बाय करना है, और आप क्या करोगे, उसको बाय कर लोगे। और देन पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद भी जो ये प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं होती। जब एक कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को परचेज कर चुका है, उसके बाद उसे क्या देखना है कि वो सेटिस्फाई हुआ है या डिससेटिस्फाई। अगर वो सेटिस्फाई होगा तो फ्यूचर में भी परचेज को कंटिन्यू करेगा उसी ब्रांड की, और डिससेटिस्फाई होगा तो क्या होगा, नेगेटिव पब्लिसिटी फैलाएगा और खुद तो उस प्रोडक्ट को कभी खरीदेगा है ही नहीं। नेक्स्ट है बाइंग मोटिव एंड एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सी एडवर्टाइजिंग में, किस टाइप की प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग में कौन से बाइंग मोटिव दिखाने चाहिए एक एडवर्टाइजर को। सबसे पहला है कन्वीनियंस एंड कंफर्ट, यानी कन्वीनियंस एंड कंफर्ट उसे कहाँ दिखानी चाहिए, जहाँ पर आपको इस टाइप के प्रोडक्ट को दिखाना है जहाँ पर आपका टाइम, फिजिकल और मेंटल एफर्ट कम होते हैं। यानी अगर आप वॉशिंग मशीन की ऐड कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्या दिखाना चाहोगे कि आपको जो हाथ से कपड़े धोने नहीं पड़ रहे, आपके कपड़े ईजिली मशीन में साफ़ हो रहे हैं। या आप मिक्सर ग्राइंडर की ऐड दिखा रहे हो तो आप क्या दिखाओगे कि मिक्सर आपको हाथ से पीसने की बजाय इससे फटाफट पीस जाता है। तो जहाँ पर जिन प्रोडक्ट को जो कंज्यूमर है कन्वीनियंस के लिए, कंफर्ट के लिए खरीदता है, वहाँ पर एडवर्टाइजर को क्या करनी चाहिए, इस टाइप का बाइंग मोटिव एडवर्टाइजिंग में हाईलाइट करना चाहिए। साइकोलॉजिकल मोटिव, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोविज्ञान से संबंधित, यानी इस टाइप के मोटिव जो है दिखाने चाहिए क्या, नेसेसिटी की चीज़ों के लिए, यानी फूड के लिए, शेल्टर के लिए, यानी हाउस के वगैरह के लिए, कपड़ों के लिए। तो उन चीज़ों के लिए क्या है, एड में हमेशा साइकोलॉजिकल मोटिव्स दिखाने चाहिए कि आपका जो फ्लैट है वो ईजी टर्म्स पे मिल रहा है, अच्छी जगह पे मिल रहा है, तो वो चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। सोशल मोटिव्स,
अगर आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो किसी क्लब वगैरह की कर रहे हो या फिर किसी भी ऐसी जगह की कर रहे हो जहाँ पर लोग कलेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, लव के लिए, अफेक्शन के लिए, तो वहाँ पर जो है एड में किस टाइप का मोटिव दिखाया जाता है? सोशल मोटिव। एस्टीम मोटिव। एस्टीम मोटिव का मतलब होता है कि आप प्राइड दिखा रहे हो कि आपको इसको प्रोडक्ट को यूज़ करने से गर्व महसूस होगा, अचीवमेंट वगैरह, तो ये टाइप की नीड होती हैं एस्टीम नीड्स। तो आपको एस्टीम नीड्स किस टाइप के प्रोडक्ट्स में दिखानी चाहिए? अगर आप ज्वेलरी की ऐड कर रहे हो या फिर किसी भी कार वगैरह की ऐड कर रहे हो, यानी इस टाइप की चीज़ें जो कंज्यूमर जो है स्टेटस के लिए खरीदता है, तो वहाँ पर जो आप मोटिव दिखाते हो ऐड में वो एस्टीम मोटिव दिखाते हो। क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता, तो यानी अगर आप किसी फिल्म की ऐड कर रहे हो या फिर किसी बुक की, नोवेल की, वहाँ पर आप क्या दिखाना पसंद करोगे? आपको क्या दिखाना चाहिए? कंज्यूमर के अंदर क्यूरियोसिटी लानी चाहिए कि आगे क्या होगा, तो आपकी ऐड क्या होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। इकोनॉमी यानी सस्ता दिखाना। अगर आप जो है क्या आपका प्रोडक्ट जो है लो क्लास के लिए है, तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए? कम प्राइस दिखाना चाहिए। वैसे भी हमें पता है कि कंज्यूमर के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और वॉन्ट्स अनलिमिटेड, और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाय करना चाहता है, तो आपको उसको अकॉर्डिंग क्या करनी चाहिए? अपने प्रोडक्ट को ऑलवेज रीजनेबल दिखाना चाहिए। फैशन प्रोडक्ट, अगर आप क्लोथ्स वगैरह के बारे में दिखा रहे हो या फिर आप ज्वेलरी वगैरह के बारे में दिखा रहे हो, तो वहाँ पर आप फैशन बाइंग मोटिव को यूज़ कर सकते हो। लव एंड अफेक्शन। अफेक्शन का इफेक्ट तो हर पर्सन के ऊपर पड़ता है, हर पर्सन को लव चाहिए, तो अगर आपका प्रोडक्ट इस टाइप का है जहाँ पर आप लव एंड अफेक्शन को हाईलाइट कर सकते हो, तो आपको वो करना चाहिए। जैसे बेबी केयर प्रोडक्ट्स में यानी मदर का लव टुवर्ड्स चाइल्ड। हेल्थ, अगर आप हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह ऑफर कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, घी वगैरह की ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा नॉर्मली क्या दिखाया जाता है कि घी कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इससे आपको ये नुकसान नहीं होगा, ये मतलब हेल्थ कॉन्शियस जो आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कंज्यूमर मोस्टली हेल्थ कॉन्शियस होता है, तो वहाँ पर आपको हेल्थ अपील करनी चाहिए, हेल्थ मोटिव को यूज़ करना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, अगर आप ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की ऐड कर रहे हो जैसे एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, तो वहाँ पर आपको दिखाना चाहिए कि ये प्रोडक्ट लंबे टाइम तक चलेगा। क्रेडिट मोटिव, जहाँ पर प्रोडक्ट जो है जो आपका खरीदने वाला है मोस्टली पसंद करता है कि वो क्या करे, क्रेडिट पे खरीद ले, उधार पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद ले, तो वहाँ पर आपको क्रेडिट स्कीम, इंस्टॉलमेंट स्कीम हाईलाइट करनी चाहिए, जैसे कार या हाउस वगैरह के केस में। आफ्टर सेल सर्विस, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर जो कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी आफ्टर सेल सर्विस पे भी फोकस करता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यही टीवी, रेफ्रिजरेटर की, तो वो पूछता है कि कितनी गारंटी है, कितनी वारंटी है, तो वहाँ पर आप इस टाइप के मोटिव्स का यूज़ कर सकते हो। सेक्स एंड रोमांस, इस टाइप का प्रोडक्ट जो है शेविंग प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस टाइप की ऐड मोटिव का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर, यानी जब एक ऑर्गेनाइजेशन बाय करती है प्रोडक्ट को तो उसका बिहेवियर क्या होता है। देखो, जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय करती है और इंडिविजुअल बाय करता है उसमें फ़र्क होता है, क्योंकि जो जो आपका इंडिविजुअल होता है वो एक पर्टिकुलर अपने लिए थोड़ी क्वांटिटी खरीदता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जो है लार्ज क्वांटिटी में बाय करती है और दोनों का परचेज करने का प्रोसेस भी अलग अलग होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है कि क्या, एक तो ऑर्गेनाइजेशन की बाय मोर रेशनल होती है, यानी बहुत मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग होती है कभी भी इमोशनल अपील वगैरह से कन्विंस नहीं होते, वो लॉजिक को देखते हैं क्योंकि वो उनका डेली का काम होता है। दूसरा, इनकी बाइंग हमेशा लार्ज स्केल होती है, ये बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं। मैनी पर्सन आर इन्वॉल्व, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी यहाँ जो आपका नॉर्मल कंज्यूमर है उसमें तो हो सकता है एक पर्सन हो जो सारे डिसीजन ले रहा हो, बट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। पैसा फाइनेंस वालों को देना है, खरीदना परचेज वालों को है, यूज़ प्रोडक्शन वालों को करना है, तो बहुत सारे लोग जो है इसमें हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बार में सीधा डिसाइड नहीं कर लेती कि उसे क्या खरीदना है, वो सारे सप्लायर्स की कोटेशन मंगवाएगी, सबको कंपेयर करेगी, तभी डिसीजन लेगी। मोर एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट होता है यानी जो पावर होती है वो ज़्यादा इस ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो आपका सेलर है यानी जो सेलर का रिप्रेजेंटेटिव है, जो खरीदने वाला अपने पास आपके ऑर्गेनाइजेशन का जाएगा उन लोगों के पास, वो क्या होगा, उन रेगुलर कॉन्टैक्ट में आता रहता होगा, उनकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल करा पाएगा और उसके जो है जान पहचान ज़्यादा होगी। मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बाइंग होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसमें ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। अगर मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बाय करना है तो सबसे पहले स्टॉक डिपार्टमेंट देखिएगा कि प्रोडक्ट कम रह गया। अब प्रोडक्ट कम रह गया तो वो परचेज डिपार्टमेंट को बताएगा, परचेज डिपार्टमेंट फिर सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजेगा कि उन्हें क्या क्या सामान चाहिए लिख के दें, फिर जो वो सबको चेक करेगा, सबको चेक करने के बाद क्या करेगा, कोटेशन मंगवाएगा, फिर सबको चेक करेगा सारे सप्लायर्स को, फिर डिसीजन लेने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है पैसे देगा, फिर बाद में फीडबैक जाएगी किसके थ्रू, परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू, और वो फीडबैक आएगी कहाँ से, प्रोडक्शन वाले बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसा था। तो यानी ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इजीली समझना इसको पॉसिबल नहीं होता।
और क्योंकि जो इंडिविजुअल की बाइंग प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग प्रोसेस डिफरेंट होती है, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग टाइप की होनी चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, हमेशा इंडस्ट्रियल एड एजेंसी से करवानी चाहिए, क्योंकि उन्हें क्या है, नॉलेज होती है इस चीज़ की। टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स मोस्टली इस टाइप का काम करते हैं। रेशनल अपील होनी चाहिए, इमोशनल अपील से कभी भी वो इफेक्ट नहीं होते। एक्सपर्ट टेक्नीशियंस का यूज़ किया जाना चाहिए और उनके लिए जो ऐड है प्रोफेशनल जर्नल्स वगैरह में देनी चाहिए, क्योंकि टीवी वगैरह देखने का टाइम उनके पास नहीं होता। लास्ट टॉपिक है हमारा डिफ़िकल्टीज इन स्टडी ऑफ बाइंग बिहेवियर, की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं बायर बिहेवियर को स्टडी करने में, यानी एक एडवर्टाइजर को कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने में क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला तो डायनेमिक होता है कंज्यूमर का बिहेवियर। हो सकता है कि आप पूरी क्या कर लो, रिसर्च कर लो, और जब आप उसके बाद उसके बेस पे डिसीजन ले लो, पर आपका जब तक डिसीजन लेने की स्टेज आए तब तक कंज्यूमर क्या है, उसका बिहेवियर बदल जाए, उसके टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो जाएं। मल्टीपल फैक्टर्स, यानी कोई एक फैक्टर नहीं है, हमने इतने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे, साइकोलॉजिकल, सोशो कल्चर, यानी इतने सारे फैक्टर हैं, सबको एक स्टडी करना पड़ता है, और इतने सारों को स्टडी करना एक साथ कॉम्प्लेक्स हो जाता है और सबको रिलेट करना मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्टी विद सैम्पलिंग मेथड ऑफ स्टडिंग, यानी आप मोस्टली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सैम्पल के बेस पे लिए जाते हैं, क्योंकि मान लो आप किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, मान लो सोप की मैं बात करूँ, तो कितने लोग हैं, हर घर में सोप खरीदी जाती है, तो क्या जो आपका एडवर्टाइज़र है जो सोप की ऐड करेगा वो हर कंज्यूमर के पास पूछने जाएगा? नहीं जा सकता। उसे क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड कंज्यूमर्स के बेस पे सबका डिसीजन लेना पड़ेगा। तो हो सकता है जो वो सैम्पलिंग मेथड को यूज़ करते हैं तो एरर्स आ जाती हैं कि सबसे पहले तो हमने इनसफिशेंट नंबर को सिलेक्ट कर लिया, 1 लाख कंज्यूमर थे, किन्हीं 10 के बेस पे डिसीजन ले लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा डिसीजन सही होगा। सैम्पल्स भी हम कई बार गलत ले लेते हैं, यानी ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं जो ईजिली अवेलेबल हो जाएं, चाहे वो पूरी पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हों या ना कर रहे हों, और हमारा सैम्पलिंग मेथड भी गलत हो सकता है। हमने पढ़े हैं बहुत सारे रैंडम सैम्पलिंग होती है, कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग, यानी जितने भी कन्वीनियंट सैम्पलिंग होती है, तो कई बार क्या होता है, हमने जो सैम्पलिंग का मेथड सिलेक्ट किया होता है वो भी हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं होता। रोंग रिस्पॉन्स गिवन बाय बायर, कई बार क्या है, बायर जो है हरी में होता है या जानबूझ के बताना नहीं चाहता कि वो इलिटरेट है, किसी भी रीज़न से वो क्या कर देता है, रोंग इन्फॉर्मेशन दे देता है। अगर आपके बायर ने रोंग इन्फॉर्मेशन दे दी तो आपने जितना भी काम किया वो सारा क्या चला जाएगा, वेस्ट चला जाएगा। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने वाला पर्सन है वो एक्सपर्ट नहीं है, उसे अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है गलत होने के चांसेस हैं, आपके रिजल्ट गलत आने के चांसेस हैं। एंड लास्ट है कॉस्टली, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट को अपॉइंट करना पड़ता है, तो स्मॉल बिजनेस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। जो मेथड होते हैं सारे के सारे वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। यानी कंज्यूमर बिहेवियर ओवर अगर मैं बात करूँ तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने से एक एडवर्टाइज़र को बहुत सारी हेल्प मिलती है, वो बहुत सारे डिसीजन जो है अच्छे से ले पाता है। स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वो उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से ध्यान में रखे, यानी कोई भी गलत मेथड का यूज़ ना करे, अच्छे से कंज्यूमर को रिस्पॉन्स ले, एक्सपीरियंस पर्सन को अपॉइंट करे, तो वो क्या करे, सारे हर्डल्स को रिमूव करके कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकता है, अच्छे से अपने एडवर्टाइजिंग की शेड्यूलिंग कर सकता है, उसकी मैसेज के कंटेंट अपील को अच्छे से डिसाइड कर सकता है। ठीक है, थैंक यू।